हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस चल रहा है और उसी के आधार पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन किस प्रकार हुआ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हुई और मेडिकल में ऐसा कौन सा क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ा और किस प्रकार के क्राइटेरिया के अंतर्गत कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसा था जो कि काफ़ी डिफिकल्ट मेडिकल स्टैंडर्ड था। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आरआरसी जयपुर से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था क्योंकि मैंने आरआरसी जयपुर से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे 17 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जो कि आपको बता देता हूँ। अरावली ऑडिटोरियम ऑफिस क्लब गणपति नगर रेलवे कॉलोनी जयपुर में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 फरवरी को था। तो जैसे ही मैं 17 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के लिए गया तो आपको जो कि ये लोकेशन होगी, तो आपको जो रेलवे जंक्शन होगा उसी के पास में ये अरावली ऑडिटोरियम ऑफिस क्लब होगा, जो कि आरआरसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि आपको 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, जिन भी कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या किसी प्रकार के मिस्टेक हो रही है या जब एफिडेविट में किसी प्रकार की मिस्टेक हो रही है, तो उन कैंडिडेटों को 28 फरवरी को बुलाया जा रहा है वहाँ पर, यानी ताकि किसी प्रकार की और भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ताकि और भी प्रॉब्लम जो भी कैंडिडेटों के साथ में हुई थी वो अब ना हो पाए और 28 फरवरी को उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ इनकी लोकेशन के बारे में। तो आपको बताऊंगा जो रेलवे हॉस्पिटल होगा तो उसके राइट साइड में करीबन 200 मीटर की डिस्टेंस में ये अरावली ऑडिटोरियम क्लब ऑफिस है, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगा। तो मेरा भी वहीं पर हुआ था। तो फ्रेंड्स मेरी रिपोर्टिंग टाइम मैं बता देता हूँ, मेरे 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, मेरे को 9:45 पर रिपोर्टिंग टाइम के समय ले लिया गया था। तो फ्रेंड्स वहाँ से आपको एससी और एसटी कैंडिडेटों के लिए एक एंट्री के समय मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको एससी और एसटी के सर्टिफिकेट के लिए ट्रैवल सर्टिफिकेट वहाँ पर की आवश्यकता होती है। तो एससी और एसटी के लिए आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। तो फ्रेंड्स आप दिखा देता हूँ, जो एडमिट कार्ड हो गया ना, आपको एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी करा कर जरूर लेकर जाएं एससी और एसटी कैंडिडेट वाले, क्योंकि वहाँ से आपको ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए या वहाँ से एक टिकट दिया जाता है, ताकि आपको जो कि मेडिकल एग्जाम के लिए जो मेमो दिया जाता है, तो आपको मेडिकल एग्जाम दूर होता है। तो जैसे कि हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन जयपुर आरआरसी से बीकानेर, जो कि अजमेर, जोधपुर और जयपुर था, तो ये दूर दूर, खैर अजमेर जयपुर तो पास में ही है और जोधपुर, बीकानेर और अजमेर काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ से टिकट प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि आपको फ्री ट्रेवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसके लिए एससी एसटी के कैंडिडेटों को एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी जरूर लेकर जानी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर एडमिट जैसे एंट्री होती है 10 बजे रिपोर्टिंग होती है, तो आपको वहाँ पर 2 एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होने वाले, क्योंकि वहाँ से मांगते हैं। मेरे पास एडमिट कार्ड केवल एक ही था, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा 15 मिनट बाद में मैं एंट्री कर पाया, क्योंकि 9:45 पे एंट्री हो चुकी थी हमारी, और वहाँ से मैं 10 बजे वहाँ पर एंट्री कर पाया, क्योंकि मेरा नाम करीबन 47 नंबर पर मेरा नाम अनाउंस कर दिया गया था। तो अब फ्रेंड्स जैसे ही मैंने एंट्री मारी तो वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे वहाँ पर लिख दिया जाता है 47, यानी कि मेरा नंबर था 47 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ से आप वहाँ से हमारे सिग्नेचर ले लिया जाता है और वहाँ से ऊपर लिख दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 47 का था। तो फ्रेंड्स जैसे हमारी एंट्री हो जाती है, वहाँ पर एंट्री होने के बाद में थोड़ा सा साइड में जाएंगे कि अपन हॉल के अंतर्गत सेमिनार हॉल होता है, वहाँ पर बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद में वहाँ से आपका बायोमेट्रिक होगा, जो कि आधार कार्ड लेकर आपको जाना बहुत कंपलसरी है। तो आधार कार्ड वहाँ पर मांगेंगे, तो आधार कार्ड जैसे ही मांगा था तो मेरा बायोमेट्रिक हुआ, वहाँ पर थंबनेल लगाया गया, तो काफ़ी ईजिली हो गया था मेरा, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिसका आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पर अंगूठा प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा था, इस कारण से कैंडिडेटों को वहाँ से बाहर भी करना पड़ा। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि उन कैंडिडेटों को अब 28 फरवरी को बुलाया गया है, ताकि किसी प्रकार की और प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े, ताकि किसी प्रकार की जो कोई इकट्ठा भीड़ होने की वजह से वहाँ से जो कोई डेट को बढ़ाकर 28 फरवरी को कर दिया गया था, जो भी कैंडिडेट रह चुके थे आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद में हमको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया था, उसको फिलअप करने के लिए भर कर हमने रोल नंबर, उसके अंतर्गत कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड सब कुछ जो भी क्राइटेरिया होता है वहाँ पर लगाना होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर एक फोटो भी चिपकानी होती है, जो कि आपको फोटो की बात करें तो अब न्यू और ओल्ड दोनों प्रकार की फोटो लगा सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट फोटो होगी जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फोटो फिलअप की थी, तो फ्रेंड्स वही फोटो आप जरूर लगा कर जाएं, क्योंकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती उस फोटो के अंतर्गत। वो बोल रहे थे कि आप ओल्ड फोटो लगाएं तो बेटर रहेगा, तो ताकि ओल्ड न्यू फोटो में किसी प्रकार का फेस
में किस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तो फेस चेंज हो जाता है 4 साल की वैकेंसी होने की वजह से, तो आपको ओल्ड फ़ोटो लगाना बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने ओल्ड फ़ोटो ही लगाई थी और वहाँ से फिर सेल्फ अटेस्टेड के लिए बोल दिया जाता है। और आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे गए तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, जो वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट पीछे आपको कि अलग अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मस्ट रहेगा 10th सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट जो कि मैट्रिकुलेशन होगा, वो आपको लेकर जरूर जाना होगा, क्योंकि वो ही बेटर है। क्योंकि 10th की जो कि वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी के लिए, जो वैकेंसी थी वो 10th और ITI के लिए थी। और जैसे हमने 10th के मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगा दिया गया था और उसकी फ़ोटो, और उसके साथ साथ हमने लगा। तो फ्रेंड्स हमने 10th की मार्कशीट लगाने के बाद में वहाँ से अब फिर मांगा गया था कि आपका CBT एंड जो कि PET का कॉल लेटर होगा, वहाँ से आपको फोटोकॉपी अलाउड करनी थी। तो वहाँ से PET एंड CBT का हमने अलाउ कर दिया गया, यानी कि फ़ोटोकॉपी लगा दी गई और उसको सेल्फ टेस्ट करने के लिए बोला था। तो फ्रेंड्स सेल्फ टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो जो सिग्नेचर मांगे गए थे, तो सेल्फ टेस्टेड के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था हमने, तो उसी के आधार पर जो सिग्नेचर किया गया था CBT और PET के कॉल लेटर पर आपको दे रखा होगा कि वहाँ आपको सिग्नेचर मिल जाएंगे। तो उसी के आधार पर आपको वहाँ पर सिग्नेचर करने होते। तो फ्रेंड्स हमने वही सिग्नेचर किए जो कि आपका जो हमारे PET और CBT के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, वो जो सिग्नेचर थे वही हमने सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड के रूप में एप्लीकेबल माना था। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि जो 2 कैंडिडेट ऐसे थे हमारे जो बैच से, तो कि हमारे बैच था 100 कैंडिडेटों का, तो वहाँ से बैच के अंतर्गत तो 2 कैंडिडेटों ने कैपिटल लेटर के अंतर्गत सिग्नेचर कर दिए थे। तो इन कैंडिडेटों को सीधा बाहर कर दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कभी भी कैपिटल लेटर के अंदर का सिग्नेचर नहीं होता, इसलिए आपको आउट कर दिया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स उनको अब 28 को बुलाया गया था। खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 28 को वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो भी किसी प्रकार की कमी हो जाती है, तो 28 को बुलाया जा रहा है। तो आप 28 फरवरी को जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट दोबारा से करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत आप प्रोसेस के आधार पर हमारे चला था, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगाया और उसके साथ साथ जो कि डॉक्यूमेंट का प्रोसेस था वो सब आधार कार्ड के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट एंड 10th सर्टिफिकेट, इस प्रकार से हमने सभी सर्टिफिकेट लगा कर फोटोकॉपी लगा दी और सेल्फ अटेस्टेड कर दिया। फिर हमको सेकंड सेमिनार हॉल में भेजा गया था, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी। क्योंकि वहाँ पर अलग अलग काउंटर के अंतर्गत अलग अलग कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा था, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स के या रेलवे कर्मचारी वहाँ पर बैठे हुए थे। और मेरा था A3 काउंटर के अंतर्गत। जी हाँ, A3 काउंटर के लिए अंतर्गत मेरा नाम बुलाया गया कि लोकेश कुमार बैरवा आप वहाँ पर पहुँचे। तो मैं वहाँ पर पहुँचा। जैसे ही पहुँचा तो फिर मेरे को सबसे पहले बोला था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म दीजिएगा। मैंने पूरा प्रोसेस सीरियल वाइज लगा रखा था, तो वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया। फिर उसने बोला कि आप अपना 10th का सर्टिफिकेट दीजिएगा। जी हाँ, हमने 10th सर्टिफिकेट दिया गया था। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक बात बता देता, तो जो मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट था वो ओरिजिनल वाला नहीं था, क्योंकि मेरा ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट के अंतर्गत मेरा मदर्स का नाम है ना, वो किस प्रकार का मिस्टेक हो गया था, मतलब कट गया था, थोड़ा मोड़ने की वजह से उसके अंतर्गत तो कट गया था। इस कारण से मैं डुप्लीकेट मार्कशीट लेकर गया था। तो इस प्रकार से मैंने डुप्लीकेट मार्कशीट उनको दिखा दी। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि ये डुप्लीकेट मार्क है, ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ है। तो फ्रेंड्स मैंने ओरिजिनल मार्कशीट भी लेकर गया था और उनको बता दिया था इस प्रकार की मिस्टेक है मेरी मार्कशीट में, तो वो मान लिया गया था। तो उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं है, आपका ये डुप्लीकेट मार्कशीट चल जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स जो मेरा डुप्लीकेट मार्कशीट था वो अप्लीकेबल करा दिया और उन्होंने देखा तो 10th सब कुछ मिलान कर लिया, नाम फादर्स नेम किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं थी। अगर किसी प्रकार की मिस्टेक होती तो एफिडेविट में मांग रहे तो आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। तो फ्रेंड्स उसके बाद में मेरा मांगा गया था जो कि कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास था एनेक्सर नंबर जो कि CN RRC 01 ओब्लिक 2019 लेवल 1 की पोस्ट के लिए, ग्रुप डी की जो पोस्ट के लिए जो दे रखा था, वो जो CN 01 2019 लेवल 1 पोस्ट की नोटिफिकेशन आता है, तो उसके अंतर्गत जो कि पेज नंबर आता है करीबन 34 या 35 नंबर पे है SC और ST कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट। तो मेरा कैटेगरी आता है SC, जो SC कास्ट सर्टिफिकेट एनेक्सर भी बनाकर ले गया था और ई मित्र वाले भी बनाकर गया था। तो मैंने ई मित्र जो सबसे पहले एनेक्सर वाला दे दिया। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि एनेक्सर का चल जाएगा लेकिन आप ई मित्र वाला भी दो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने ई मित्र वाला दे दिया। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत वो भी प्रॉब्लम थी, किसी प्रकार की कोई भी फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर आपके पास एनेक्सर नहीं है जो कि दे रखा है नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने की कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ई मित्र वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना कंपलसरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ई मित्र वाला लेकर जाना पड़ेगा। तो SC और ST कैटेगरी के लिए जो कि आपको पुराना कितना भी पुराना हो, जैसे मेरे पास 2018 वाला था जो कि कास्ट सर्टिफिकेट था, तो वो अप्लीकेबल हो गया था। तो उन्होंने बोला कि 2018 कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर OBC
कैटेगरी से एक फ्रेंड था, तो वहाँ से पर देखा था मैंने 2014 का कैंडिडेट था जो कि ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर आया, तो फ्रेंड्स उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो फ्रेंड्स उसको ऐसे बोल दिया गया था आप बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वो भी इतना पुराना, तो वो एप्लीकेबल नहीं था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता इनकम सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट की इश्यू होने वाली थी वहाँ पर कैंडिडेटों को, तो उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो हमारे पास तो खैर SC/ST कैटेगरी होने की वजह से तो हमारा तो 2018 का भी एप्लीकेबल हो गया। तो खैर वैसे भी एनेक्सर का नया बनाकर लगे गए थे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। कि अगर आप एनेक्सर का नया नहीं बनाकर ले गए तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ई मित्र वाला भी दिखा सकते हैं। तो ई मित्र वाला दिखाने के बाद में हमसे मांगा गया है तो आपकी CBT एंड PET का जो कॉल लेटर का फोटोकॉपी है वो आप दो। खैर ओरिजिनल तो नहीं मांगा हमसे, लेकिन फोटोकॉपी मांगा था सेल्फ अटेस्टेड। तो वहाँ से हमने दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका हो गया। एंड उसके बाद में जो कि आपका जो कि हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत हमने फिलअप कर रखा था इंजीनियरिंग जो कि हमने बीटेक कर रखा है, तो कि आपको उन्होंने बोला कि सर उनके पास में भी फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो कि पूरा डेटा होता है उनके पास में। एप्लीकेशन आप फॉर्म है ना वो उनके पास में रहता है, वो टिक करते जाते हैं किन किन का आपने क्या क्या फॉर्म में कौन से फॉर्म में क्या क्या अप्लाई किया, तो उनके पास में सभी प्रोसेस रहता है। तो उन्होंने देख रखा है कि मैंने तो इंजीनियरिंग पर टिक लगा रखा है, जो कि ये ग्रुप डी की पोस्ट 10th पास और ITI से थी, और अदर के अंतर्गत इंजीनियरिंग लगा रखा था। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि आपका इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट किस प्रकार का अलाउ नहीं होगा। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप ज्वाइनिंग लेटर के जैसे ज्वाइनिंग होगी तो आप वहाँ पर ज्वाइनिंग में जाकर ये अलाउ इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं होगा खैर, क्योंकि ये 10th पास जो वैकेंसी थी, तो आपका 10th पास आपने एप्लीकेबल कराया था, तो वो 10th पास के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर ले लिया गया। तो मेरा वहाँ पर 10th पास का सर्टिफिकेट ले लिया गया था। तो उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट खैर वहाँ पर नहीं लिया गया था। उसके बाद में जो कि पूरा प्रोसेस के SC/ST की वो 10th के पास सर्टिफिकेट CBT PET और इस प्रकार पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर एक बारीक से चेक की, और उसके बाद में मेरे को अंगूठा थंबनेल जो कि दो पॉइंटों पर लेफ्ट एंड राइट 2 पॉइंटों पर अंगूठा लगाने के लिए कहा और सिग्नेचर करने के लिए कहा। तो फ्रेंड हमने अंगूठा लगाया और सिग्नेचर किया लेफ्ट एंड राइट दोनों प्रकार का। तो उसके बाद में A3 अलग काउंटर होता है, A3 का अलग काउंटर, यानी कि फाइनल चेकअप के लिए एक ऑफिसर बैठा होता है, खैर बड़ा ऑफिसर होता है, उसके पास में ले जाया जाता है और वो क्वेश्चन करता है। तो फ्रेंड्स मेरे से क्या बोल रहा था कि आपने एग्ज़ाम दी। तो फ्रेंड्स मैंने बताया जी हाँ हमने दी एग्ज़ाम। तो आपने कहाँ पर एग्ज़ाम दी। तो फ्रेंड्स आपने काफ़ी एग्ज़ाम दे दी थी, तो इसके कारण से हम भूल गए थे कि हमने एग्ज़ाम कहाँ दी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हमने एग्ज़ाम अलवर में दी थी, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा हड़बड़ा गया था, तो मैंने बोला कि सर जयपुर या अलवर, फिर मेरे को याद आ गया था तो फ्रेंड्स अलवर दी थी। तो इस प्रकार से फिर क्या बोल रहे थे कि फिर उसने बोला कि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दी थी, ये किसी और ने एग्ज़ाम दी थी। तो फ्रेंड मैंने बोला सर हमने एग्ज़ाम दी थी, आप पूछ लीजिएगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिएगा जो कि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार के आप पढ़कर जाए एडमिट कार्ड को कि आपने एग्जाम कहाँ पर दी है, कि एक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार। तो फाइनली उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और आगे भेज दिया प्रोसेस। तो आगे भेजने के बाद में फिर हमको वापस उसी सेमिनार हॉल में भेज दिया गया जहाँ पर हमने एंट्री मारी थी। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि 24 रुपये की डिमांड काफ़ी लग रही थी, जो कि मेमो के लिए आपको मेडिकल मेमो जो नेक्स्ट डे भेजा दिया जाता है, तो 24 रुपये की डिमांड काफ़ी वहाँ पर फिलअप कर रहा था। तो वहाँ पर एक मैडम थी, उन्होंने हमसे 24 रुपये लिए और एक टिकट निकाल दिया 24 रुपये का कि आपका मेमो कहाँ पर होने वाला है। तो हमने फिर वहाँ पर जमा किया है और वहाँ पर हमारी फिर 2 फोटो लगी, जो कि हमने कलर फोटो लगाई और वहाँ पर थंबनेल अंगूठा लगाया गया। तो फ्रेंड्स एक बात बता देता हूँ, जो लास्ट का आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ में। जी हाँ, तो वहाँ पर हमने अंगूठा लगाने के बाद में फिर हमसे थोड़ी देर वेट करने को लिए कहा और बोला कि आप थोड़ी देर रुको, हम नंबर बोल देंगे, आपका नाम बोल देंगे, थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पहुँचना। तो फ्रेंड्स वहाँ पर काफ़ी कुर्सियाँ लगी हुई थी, हम बैठे हुए थे। तो हमको मेरा नंबर आया, तो हमसे बोला लोकेश कुमार आप हाजिर हो। तो हम पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में हमसे कट मार्क मांगा गया था फ्रेंड्स, जो कि 2 कट मार्क आपका कंपलसरी होता है फ्रेंड्स। कट मार्क जो कि आपका चेहरा किसी प्रकार के बॉडी पर कट मार्क है वो ज़रूर बताना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जैसे ही आप कट मार्क मेमो दे दिया जाता है तो उस मेमो के अंतर्गत 2 कट मार्क लिखने पड़ते हैं, ताकि आपको जो नेक्स्ट डे मेडिकल होता है मेडिकल हॉस्पिटल में वहाँ पर पूछा जाता है कि आपका कट मार्क यही है या अलग है, यानी किसी और कैंडिडेट को तो नहीं बुला दिया गया आपकी जगह पर। तो इस कारण से 2 कट मार्क बताए गए। तो फ्रेंड्स मैंने भी कट मार्क बता दिए 2। तो उसके आधार पर फिर हमको मेमो दे दिया गया और फिर आप हमसे बोला कि आप जाओ और आपका नेक्स्ट डे बीकानेर के अंतर्गत रेलवे हॉस्पिटल होगा जो कि लालगढ़ में है, तो वहाँ पर आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
बजे को 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स वैसे उसके बाद में हमने ट्रैवल सर्टिफिकेट का बाकी रहा था। हम SC/ST कैटेगरी से हैं, तो SC कैटेगरी से होने की वजह से हमको ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पर रोका गया है कि आपका ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए एक पास दिया जाएगा, तो आप पास के लिए थोड़ी देर रुक जाइए। तो हम रुके गए, तो फिर हमारा पास बना दिया गया, जो कि 17 फरवरी और 18 फरवरी दो, यानी कि जाने और आने दोनों प्रकार का पास वहाँ पर बना दिया गया। पास बनाने के बाद में हम चले गए और फिर हम करीबन 12:30 बजे हम बिल्कुल फिनिश हो गए थे। तो फ्रेंड्स 12:30 बजे फिनिश होने के बाद में 11:30 बजे पे जो रिपोर्टिंग होगी वो 11:30 बजे वाले की रिपोर्टिंग होती है और 2 बजे रिपोर्टिंग होगी और 4 बजे रिपोर्टिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हमारा जो 10 बजे रिपोर्टिंग थी उनको बीकानेर भेजा गया था, एंड 11:30 बजे वाले रिपोर्टिंग वालों को जोधपुर भेजा गया था, 2 बजे रिपोर्टिंग वाले को अजमेर भेजा गया था, और 4 बजे वाली रिपोर्टिंग को वहीं पर जयपुर के पास में मैंने बताया था जो कि वीडियो की स्टार्ट हुआ था, उसके जयपुर हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल हो, वहाँ पर आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जाने के बाद में मेरे करीबन 3 बज रहे थे। उसी टाइम मेरे पास कॉल आया, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोन नंबर सब कुछ लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर लिखा था। तो उसी टाइम पे मेरे पास 3 बजे करीबन फ़ोन आया था। तो फ्रेंड्स मेरे से बोला कि लोकेश आपका एक थंबनेल रह चुका है, मतलब आप एक अंगूठा वहाँ पर लगा कर नहीं आए, तो इस कारण से आपको जल्दी आकर वहाँ पर अंगूठा लगाना होगा। और फ्रेंड्स वो अंगूठा वो था जो कि मेमो का अंतर्गत एक पर्ची तो वहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वहाँ पर रख दी जाती है, और सेकंड पर्ची जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जाम होगा उस हॉस्पिटल में जो कि रेलवे कर्मचारी वहाँ पर पहुँचाएंगे, तो उस एक अंगूठा वहाँ पर था। तो फ्रेंड्स एक ही अंगूठा वहाँ पर लगा कर आया था, मेरे को पता नहीं था, या उनको भी खैर याद नहीं आई थी। तो फिर मेरे को बुलाया गया, तो फिर वहाँ पर मैं जल्दी से गया। तो वहाँ पर जाने के बाद में मैंने देखा कि मेरा अंगूठा वहाँ पर एक्चुअली में नहीं लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि यार लोकेश हम भूल गए थे, सॉरी, हमको याद नहीं था कि किस प्रकार की भीड़ होने की वजह से। तो फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर अंगूठा लगाया, फिर वहाँ पर हम जल्दी रवाना हो गए। फिर हमारी ट्रेन थी 4:30 बजे की, फिर वहाँ से हम बीकानेर लालगढ़ रेलवे हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच गए। फिर उसके आगे वाला प्रोसेस रेलवे हॉस्पिटल के अंदर का जो भी प्रोसेस था मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स जो भी क्यूरी ही मैंने इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको बता दी, शेयर कर दी। और किसी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी प्रकार की अगर कोई और भी प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, कमेंट में ज़रूर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊँगा कि आप मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किस प्रकार हुआ था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि अगले वीडियो के अंतर्गत कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत के बाद में जो मेडिकल एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट चेक किए गए और किस प्रकार का कठिन हुआ था या इजी हुआ था या किसी प्रकार की मुश्किल का फेस करना पड़ा था, कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे या कुल कितने कैंडिडेट एब्सेंट भी रहे थे, और वहाँ पर हमको सब कुछ पता चल गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब हमको टोटल एक्चुअली में पता नहीं चला था कि कितने कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट थे। जैसे आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाओगे रेलवे के अंदर तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।